दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज जो आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर का पेपर हुआ है 12 जनवरी 2024 का, इसका यहाँ पे आज आपको पूरा सोल्यूशन देखने को मिलने वाला है। लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा था गणित विषय की 4th सेमेस्टर की, और आज आपका जो पेपर हुआ है इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आप मिलाइएगा कहां से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। पहला प्रश्न दिया है, समीकरण 3x बराबर 4.5 और 4y धन y बराबर 14 के हल में y का मान है। y का मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले पहला समीकरण दिया है 3x बराबर 4.5, तो बहुत ही आसान है। यहाँ से x का मान आपको कितना मिल जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, आ जाएगा 1.5। x का मान 1.5 आ गया। अब यहाँ दूसरे समीकरण में 4x धन y बराबर 14 में यहाँ पे x का मान 1.5 रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 1.5 धन y बराबर 14 के, और 4 का गुणा होगा 1.5 में तो हो जाएगा 6 धन y बराबर 14 है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 घट जाएगा 14 में से तो आ जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन 4 में जो दिया गया है 8 वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, 0.0 के बाद 4 शून्य फिर 8 1 का घनमूल है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 0.0000081, इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान वह संख्या निकल के आती है जिसका 3 बार गुणा करने पे ये आ जाए। तो यहाँ पे देखिए वह कौन सी संख्या है जिसका 3 बार गुणा करने पे आपको ये संख्या प्राप्त होगी। तो इनमें से ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 3 बार गुणा किया जाए तो यह संख्या आपको प्राप्त हो जाए। तो ऑप्शन 4 जो है इनमें से कोई नहीं, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न दिया है, इसमें बहुलक आपको निकालना है। देखिए बहुलक निकालते समय आप ध्यान दीजिएगा, 14 जो है वह 4 बार आ रहा है और 12 जो है वह 3 बार आ रहा है। ठीक है, 12 3 बार आया है और बाकी 13 आपको 2 बार आता हुआ दिख रहा है। तो सबसे अधिक बार क्या आया, सबसे अधिक बार 14 आया है, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा 14, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एक ब्रैकेट में √2 + 1/√2 और दूसरे ब्रैकेट में √2 - 1/√2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, a² - b² हो जाएगा। ये a की जगह है √2 तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b की जगह है 1/√2 तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये 1² √2 का स्क्वायर 2। तो 2 में से आधा घट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 3/2। 3/2 बच जाएगा। यही ऑप्शन 3 में आप देखिए, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ 3/2, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 5, sin 60/cos 30 - sin 30 लिखा गया है ये। ठीक है, sin 60/cos 30 - sin 30, ये sin 30 अंश में नहीं है, ये गलती मत करिएगा। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इनको प्रिंट में जो है थोड़ा सा और सही इनको टाइपिंग में अच्छे से टाइप करना चाहिए था, थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे लोग कर दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। sin 60 और cos 60 की जो मान होता है वह समान होता है। sin 60 और cos 30 अंश का मान समान होता है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो √3/2 और मान जो आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - sin 30। sin 30 1/2 होता है, यानी 1 में से आधा कट जाएगा तो बचेगा कितना, आधा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 में दिया गया है 1/2, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से उम्मीद है कि ये आपने पांचों बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे सही कर लिए होंगे। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए 243 के घात में है 3/5। तो ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया है, जो भी संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, देखिए आपको मिल जाएगा ये 3 की घात 5 है। 243 को कितना लिख सकते हैं, 243 को लिख सकते हैं 3 के घाते 5 और ऊपर घात है 3/5। और घात का नियम मैंने आपको बताया था कि घात के ऊपर घात अगर होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये 5 से 5 कट जाएगा और 3 के घाते 3 कितना आ जाएगा, 27। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, मान आ जाएगा 27। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 9 विद्यार्थियों की सेमी में ऊंचा लिखेंगे, उसके बाद माध्यिका का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं।
तो देखिए जो संख्याएं दी गई हैं उनको बढ़ते क्रम में लगा लेंगे, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर इस तरीके से लास्ट में सबसे बड़ी। अब यहाँ पे देखेंगे आप संख्या कितनी है, 9 संख्या है। ये कितनी संख्याएं दी गई हैं, 9। तो यहाँ पे ये जो संख्या है यह विषम है, ऑड है, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, माध्यिका का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह विषम के केस में जो फॉर्मूला लगता है वही फॉर्मूला लगेगा, यानी कि n/1 बटे दोवें पद का मान। दोवें पद का मान ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू है 9, 9/1 बटे 2 यानी कि पांचवें पद का मान। पांचवें पद का मान यहाँ कहाँ है, पांचवा पद हम कहाँ पे खोजेंगे, इसमें खोजेंगे तो आप गलती कर देंगे। आपको खोजना जो क्रम से आपने लगाया है उसमें पांचवा पद देखिए इसमें क्या है 152, बिल्कुल बीचों बीच में। यही संख्या 8 है हमारा, x² + x - 12 बराबर 0। x² + x - 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर कर लीजिए, तो आपको a की वैल्यू जो मिल जाएगी 1 मिल जाएगा, b का वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा, c का वैल्यू -12 मिल जाएगा। अब a × c आप निकालेंगे तो -12 आ जाएगा। अब b का जो मान 1 है, इसी 1 को हमको दो संख्याओं के रूप में ऐसे लिखना है। दो संख्याएं ऐसी हमको चाहिए जिसका गुणा -12 आए और जोड़ने पे 1 आए, ठीक है। तो वो संख्याएं देखिए, एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव, तभी नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो देखिए गुणा माइनस में आना चाहिए, तो एक संख्या हम ले लेंगे, जोड़ने के बाद पॉजिटिव आना चाहिए, तो बड़ी वाली संख्या को ले लीजिए आप पॉजिटिव में और छोटी वाली संख्या को नेगेटिव में। तो 4 गुणे -3 -12 देगा और जोड़ने पे +1 देगा, तो x² + 4x - 3x -12 बराबर 0। देखिए प्लस x की जगह हमने बस 4x - 3x लिख दिया है। अब x कॉमन लेंगे तो x⁻4 यहाँ बचेगा और यहाँ पे -3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी x⁻4 बचेगा और ये बराबर 0 के। x⁻4 दोनों जगह आ रहा है, दोनों जगह से इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचा -3, ये अगले ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर ये 0 हो गया। अब इसके बाद एक एक करके आप बराबर 0 के दिखाइए। x⁻4 बराबर 0 लिख सकते हैं कैसे, x - 3 को उधर भेजेंगे, 0 के बटे x - 3 मान 0, यानी कि x का मान जो आ जाएगा -4 आ जाएगा। और इसी तरीके से x - 3 बराबर भी 0 लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर 3। तो ये x के 2 मान आ जाएंगे। आपको हल करने को कहा गया था और आज भी आप देख लीजिए, आज भी कुछ लोग कंफ्यूज जरूर ही। सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत। अब इस आयत को आपको कैसे समझना है, इसको आपको समझना है। देखिए 10 सेंटीमीटर लंबा है और 7 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक। ये समझ लीजिए कि आपके कमरे का दरवाजा है और इस कमरे के दरवाजे को जब कहा है कि ये किसके परितः घुमाना है, लंबाई के परितः, तो आपका दरवाजा देखिए आप कि ये लंबाई के परितः टंगा हुआ है, लंबाई के परितः घूमना। अब मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर के चारों तरफ घूम के आइए तो घर तो वहीं रहेगा और आप चारों तरफ घूम लोगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये एक लंबाई जो है वह स्थिर हो जाएगी, जैसे आपका दरवाजा एक जगह यहाँ लंबाई के द्वारा स्थिर है और ये पूरा इस तरीके से घूमेगा और घूम के बेलन का निर्माण करेगा। इस तरीके से ये दरवाजा आपका तो ये 180 घूमता होगा लगभग, ये पूरा आपको 360 घुमाना है, तो ये बेलन का निर्माण इस तरीके से हो जाएगा। और ये जो चौड़ाई थी ये अब आपकी बन चुकी है, देखिए त्रिज्या, और ये जो लंबाई था ये बेलन का ऊंचाई बन चुका है। तो आप समझ गए किस तरीके से आपको यहाँ पे जब बोला है कि आयत को लंबाई के परितः घुमाने पे जो बेलन बन रहा है तो उस बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, उस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। पूरा कंफ्यूजन यहाँ अब पे आपका खत्म हो जाना चाहिए, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा उस बेलन का, उस बेलन का आयतन होगा, आयतन इसका πr² × h होता है। πr² यानी कि आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल 22/7 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7 और ऊंचाई 10। अब 7 से 7 कट जाएगा, अब फिर 7 का गुणा 22 में कर दीजिए तो 4 और 7 × 14 = 15, 154
और ये 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1540 और ये वॉल्यूम है आपका, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया था, तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी जिन लोगों को मैंने पढ़ाया था, जो लोग यहाँ से हैं, 36 घटनाएं होती हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया। चलिए देख लेते हैं। देखिए, दो पासों को फेंकने पे क्या क्या घटनाएं होती हैं। एक आ सकता है, 1-2 आ सकता है, इस तरीके से। एक घटनाओं में क्या कह रहा है, दो पासों को एक साथ फेंकने पे अंकों का योग 4 आने की संभावना। अब जो अंक आए हैं उनका योग 4 आने की संभावना। अब देखिए, 1 और 1 अगर आता है तो योग 2 आएगा, और 1 और 2 आता है तो 3। हमको बस देखना है योग 4 कहाँ कहाँ मिलेगा। तो 1,3 अगर आ जाता है तो योग 4 हो जाएगा, और बाकी इन तीनों पे नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए 2,2 पे भी योग 4 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 3,1 पे भी योग 4 हो जाएगा। और इसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो ये बड़ी संख्याएं आ जा रही हैं, 4,1, 5,1, 6,1। ये पूरे लाइन में ही आपको कोई संख्या ऐसी नहीं मिलेगी, ठीक है, इन घटनाओं को। तो यहाँ पे केवल आपको देखिए कुल 3 घटनाएं ऐसी मिल रही हैं जहां पे जो दोनों पासों पे अंक आ रहे हैं। तो हमारे जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं हम लोग अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अनुकूल घटनाएं 3 घटनाएं हैं, और कुल घटनाएं जो घटित हो सकती है वो 6। देखिए प्रश्न संख्या 12 है, चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, जबकि VO 15 है और OB 8 सेंटीमीटर है। VO क्या है, इसकी ऊंचाई h है, और OB क्या है, OB त्रिज्या है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जब आपको वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। वक्र पृष्ठ जो होता है, एरिया होता है, पाई आर एल होता है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एल की जरूरत है, हमको VB की जरूरत है। देखिए ये एक आप ये कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। VOB में VO आपको पता है, VO 15 सेंटीमीटर है, OB आपका 8 सेंटीमीटर है। इसका मान आप निकालना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं L का स्क्वायर हो जाएगा H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। L का स्क्वायर यानी कि L का मान हमको निकालना ही है, L और फिर H का स्क्वायर 15 तो 225 हो जाएगा, और R का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये L का स्क्वायर बराबर 289 हो जाएगा, और L बराबर हो जाएगा 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। मतलब L का मान यहाँ पे आ गया 17। अब यहाँ पे पाई आर एल में वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए R का जो मान है वह 8 है, L का मान 17 है, और पाई का मान अगर रखते हैं आप लोग 22/7, तो 7 से कटने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि पाई गुणे R 8 है और L है 17 है, तो इतना ही रहने दीजिए। अब 7 से कोई डिविजिबल होता तो हम रखते 22/7, तो इसको अब गुणा कर लीजिए। 8 7 56 के 6 हो जाएगा ये, और 5 8 8 और 13 136 पाई। इसका मान कितना आ जाएगा, 136 पाई आप लोगों ने निकाला होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, और ये जो आपने निकाला ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था, और ये एरिया होता है, क्षेत्रफल निकलता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जो कर्व एरिया होता है उसका क्षेत्रफल। ये यूनिट भी बार बार मैंने आपको याद दिलाया था, ऐसे प्रश्न बार बार कराए हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, उनके मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर। अभी कल मॉडल पेपर में मैंने ये सूत्र आपको लिखवाया था कि समलंब चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल होता है वह उसकी जो समांतर भुजाएं होती हैं उसके योग का आधा, यानी कि 25 धन 12 और बटे 2 और गुणे उन दोनों के बीच की दूरी, ये होता है समलंब का क्षेत्रफल। तो 25 और धन 12 कितना हो जाएगा, 37, 37 बटे 2 गुणे 8, 2 से 8 को काटेंगे 4, तो ये बच जाएगा 37 गुणे 4, और गुणा कर लीजिए, 4 7 28 और 12 और 2 14, 148 ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे अगला है प्रश्न संख्या 14, यदि समकोण ABC में tan A बराबर 4/3 है
तो 1 प्लस साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए आपको जो मान दिया गया है वह मान यहाँ पे दिया गया है, tan a का मान दिया गया है 4/3, ठीक। tan a का मान दे दिया गया है 4/3 और आपको जो मान निकालना है 1 प्लस साइन 2a। अब इसका मान आपको निकालना है तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए साइन 2a का, ये होता है 2 इंटू साइन a कॉस a, ये आपका साइन 2a का मान होता है। अब 1 प्लस साइन 2a का मान आपको निकालना है तो साइन 2a का मान निकालने के लिए आपको साइन a और कॉस a का मान निकालना पड़ेगा। और साइन a कॉस a का मान कैसे निकलेगा ये बार बार मैंने आपको बताया है। समकोण त्रिभुज में मैंने आपको बार बार बताया है, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का नाम आए वैसे ही आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। और tan का मतलब क्या होता है, tan a का मतलब होता है कि कोई कोण समकोण त्रिभुज में a है, उसके सामने कोई कोण a है और उसके सामने tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, उसके सामने वाली भुजा और उस पे आधार जो है उसका। और tan a का मान दिया गया है 4/3, यानी कि लंब का मान हो जाएगा 4 और आधार का मान हो जाएगा यहाँ से 3, ठीक है। तो लंब का मान 4 हो गया, आधार का मान 3 हो गया। अब यहाँ से कर्ण का मान हमको निकालना है, तो कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, यानी 16 धन 9, यानी कि मान कितना आ जाएगा 5। तो ये भुजा निकाल लेंगे 5। तो यहाँ से अब हमको साइन a मिल जाएगा। साइन a क्या होता है, साइन a होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 4 है और कर्ण कितना आ गया 5, तो ये हो गया साइन a 4/5। और कॉस a कितना हो जाएगा, कॉस a होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए, 2 गुणे साइन a 4/5 और गुणे कॉस a 3/5, ठीक। गुणा कर लीजिए, सबका अंशों का अंश में गुणा हो जाएगा, हर का हर में गुणा हो जाएगा। ये 25 और ये 2 का गुणा 4 में तो 8 और 8 त्रिक 24, 24/25 मान आ जाएगा। इसका साइन 2a का मान आ गया 24/25। तो 1 प्लस साइन 2a कितना हो जाएगा, 1 धन 24/25, यानी कि कितना हो जाएगा, इसको चाहे आप लिख लीजिए 1 सही 24/25 या लिख लीजिए 49/25। अब चाहे इसको इसी पे छोड़ दीजिए या लिख दीजिए 1 सही 24/25, यही मान हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको आसानी से आप निकाल सकते थे इस तरीके से। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या हमारा 15 है। संलग्न चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण A बराबर 75 अंश, कोण B बराबर 82 अंश। तो क्वेश्चन मैंने कराए हैं और ये तो आपका हर जगह आता ही है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण A धन कोण C का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। और कोण A जब 75 अंश है तो कोण C कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75 हो जाएगा, यानी कि कोण C का जो मान निकल के आएगा वह आ जाएगा 105 अंश। कोण C आ गया 105 अंश और कोण D इसी तरीके से निकाल लेंगे तो 180 माइनस 82 अंश आ जाएगा, 180 माइनस 82 अंश, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा और कोण B 82 अंश है। तो ये घटा लेंगे तो 98 डिग्री आ जाएगा। कोण D का मान आ गया 98 और इसका कोण C का 105। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए प्रश्न 16 है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं। तो देखिए सिक्कों को जब फेंका जाता है तो मैंने आपको बताया है जब भी सिक्के फेंके जाएंगे तो जो घटनाएं होती हैं वह 2 के घात के रूप में होती है, ठीक है। जैसे n सिक्के अगर फेंके जा रहे हैं तो 2 के घाते n घटनाएं होंगी। यहाँ पे n कितना है, 3 सिक्के एक साथ फेंके जा रहे हैं तो 2 के घाते 3, यानी कि 8 घटनाएं होंगी। ये तो घटनाओं की संख्या हो गया।
घटनाओं की संख्या हो गई 8। अब ये 8 घटनाएं होंगी क्या? 3 सिक्के एक साथ फेंके गए हैं, तो देखिए 3 पॉइंटर आप ले लीजिए इस तरीके से। या तो सबसे अच्छा केस आपके लिए क्या, तीनों पे हेड आ जाए, या किसी 2 पे हेड आए, तीसरे पे टेल आ जाए, या फिर 2 पे हेड आ रहा है तो बीच वाले भी हेड आ सकता है, या फिर पहले वाले पे टेल आए बाकी दोनों पे हेड आए, ये आपने देख लिया। अब या फिर तीनों पे टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, या 2 पे टेल आए और किसी एक पे हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो टेल हेड टेल ऐसा भी हो सकता है, और हेड टेल टेल ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुल 8 घटनाएं आपकी हो गई, इससे अलग कोई घटना नहीं होगी। ये 8 घटनाएं होंगी जो घटित होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 8 घटनाएं आपको बस लिख देना था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 880 वर्ग सेमी कपड़ा लगा है तो उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है ये समझने का प्रयास करिए कि बोल रहा है कि मदारी की टोपी पे 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है, तो कपड़ा कहाँ लगा होगा? उसके सरफेस पे, उसका जो कर्व एरिया है, उसका जो वक्र पृष्ठ है, वहीं पे कपड़ा लगा होगा। यानी कि ये 840 क्या है? ये शंक्वाकार का, शंकु का जो है वह वक्र पृष्ठ आपको दिया गया है, और परिमाप आपको दिया गया है किसका? जो उसका सर है, उसका जो शंकु का आधार में जो वृत्त होता है उसका परिमाप आपको दिया गया है। तो यहाँ से आपको जो 2 चीजें दी गई हैं उनको लिख लीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा शंकु के जो मदारी के टोपी में लगा कपड़ा शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं वक्र पृष्ठ बराबर 840 वर्ग सेंटीमीटर आपको दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि और क्या दिया गया है? उसके गोल सिर का परिमाप जो दिया गया है वह 56 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि वृत्त का परिधि आपको दिया गया है, वृत्त का परिधि जो शंकु है उसके आधार के वृत्त का परिधि आपको दिया गया है 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से ये जोकर के मदारी के सिर की टोपी हो जाएगी। आपको क्या दिया गया है? आपको यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। ये तिरछी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, AOB अगर नाप दिया जाए तो AB का माप आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से वृत्त का परिधि कितना होता है? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, जो कि दिया गया है 56, और r बराबर लिख सकते हैं 56/2 पाई। तो अब वक्र पृष्ठ पाई RL बराबर जो हमको दिया गया है, पाई RL बराबर दिया गया है वह 840 दिया गया है, और हमको यहाँ पे r की वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा पाई गुणे r की वैल्यू है 56/2 पाई, और इंटू L की वैल्यू हमको निकालनी है, ये 840 हो जाएगा। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, और 202 से इसको काटेंगे 56 को, तो हो जाएगा 28। तो 28 L बराबर हो गया 840, L बराबर हो जाएगा अब 840/28। अब देखिए 7 से काटिए तो 7 चौक 28, और 7 के नाम 7, 7 दूनी 14, और ये शून्य बचा हुआ है 120/4। फिर 4 से काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, यानी L जो आ जाएगा वह 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर जो L की लंबाई, जो तिरछी लंबाई या ऊंचाई बोल ले, यह 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, तो ये 30 सेंटीमीटर आ गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, A इतना दिया गया है, B इतना दिया गया है, A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B आपसे पूछ रहा है। A यूनियन B क्या होता है? जितने भी पद A और B में आ रहे हैं, जितनी भी अवयव A और B में आ रहे हैं वो सभी लिखे जाते हैं। तो देखिए A में 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे, B में 1 नहीं आ रहा है तो भी 1 लिखेंगे, और फिर देखिए 3 आ रहा है,
ए में, फिर 5 देखिए ए और बी में आ रहा है दोनों में, तो एक ही बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखा जाएगा। और 7 दोनों में आ रहा है, और फिर 9 आ रहा है, 11 भी आ रहा है दोनों में, और हर एक पद जो है केवल एक बार लिखा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ए यूनियन बी में, ए और बी में दोनों में आने वाले पदों को हम लिखेंगे और किसी भी पद को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, ये हो गया ए यूनियन बी। ए में देखिए 3 3 6 7 पद थे, और यहाँ पे टोटल आपके 4 पद थे जो सभी ए में आ रहे हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखा जाए तो ए और बी दोनों जगहों में, दोनों में आने वाले पदों को हम लिखेंगे। तो अब एक को देखिए, क्या एक ए और बी दोनों में आ रहा है? तो नहीं, केवल एक जो है वह केवल ए में आ रहा है, तो एक को नहीं लिखा जाएगा। अब 3 को देखिए, तो 3 भी केवल ए में आ रहा है। और 5 को देखिए, 5 जो है वह ए और बी दोनों में आ रहा है, तो 5 को लिखा जाएगा। और 7 भी इसी तरीके से ए और बी दोनों में आ रहा है। 9 को चेक करेंगे तो 9 ए और बी दोनों में नहीं आ रहा, केवल ए में आ रहा है। और इसी तरीके से अब 11 और 13 जो है वह ए और बी दोनों जगह आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, और ए यूनियन बी आपका ये हो जाएगा। 1 3 5 7 9 11 13। तो इस तरीके से इतना आपने कर लिया होगा। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपने सही किए।